हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो सीरीज़ है, अभी ये जुडिशरी की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। अब से बाद जो भी वीडियोस आएंगी वो सारी जुडिशरी से रिलेटेड होंगी। तो अब जुडिशरी हमें पता है, जब हमने सेलिएंट फीचर्स किया था तो हमने तब डिस्कस किया था कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि हर एक लेवल पे अलग अलग कोर्ट हैं जो कि बने हुए हैं। जैसे कि अगर बात कीजिए सेंटर के लेवल की, यूनियन के लेवल की, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आता है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अगर स्टेट के लेवल की बात करें तो वहाँ पे कौन सा आता है? हाई कोर्ट। और अगर स्टेट्स के आगे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग कोर्ट्स आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए या उसके आगे जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट्स, लोक अदालत एंड सो ऑन। तो अब आज हम करेंगे इसी में से सुप्रीम कोर्ट की बात। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, इसको देखते हैं। तो फिर से वही बात, फिर से ये आज हम इसको रिवाइज करेंगे। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या लिखा हुआ है? यूनियन गवर्नमेंट, यानी केंद्र की सरकार। तो यूनियन गवर्नमेंट में इसमें आते हैं 5 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 वही एग्जीक्यूटिव का, देन चैप्टर 2 आता है इसमें वही पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का। चैप्टर 3 आता है इसमें कौन सा है? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ किसकी? प्रेसिडेंट की। चैप्टर नंबर 4 आता है यहाँ पे जुडिशरी का, या इसमें आप सुप्रीम कोर्ट भी देख सकते हैं। और चैप्टर 5 आता है कैग का। तो जो चैप्टर 5 कैग का आता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ये चैप्टर हमारा ओवर है। तो इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर नहीं देखी तो इसको जाके देख लीजिए। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने कर लिया, पार्लियामेंट की भी वीडियोस आ गई हैं, और एग्जीक्यूटिव की भी हमने सीरीज़ कंप्लीट कर ली। तो अब जो सीरीज़ स्टार्ट होंगी वो होंगी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की सीरीज़। तो सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में आता है? वो आता है पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें से भी कौन से आर्टिकल में आता है? 124 से लेके 147 तक। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे आता है? पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। इसमें हम किसकी बात करते हैं? जुडिशरी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो चलिए आगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कहाँ पे आता है ये? पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। अब क्या सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? यानी क्या सुप्रीम कोर्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, ब्रिटिशर्स के टाइम से एग्जिस्ट करता है, या उसके बाद बना है? तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ब्रिटिशर के टाइम से ही एग्जिस्ट करता है, बट उस समय इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला जाता था, फेडरल कोर्ट बोला जाता था। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, तो उस समय पे क्या हुआ था कि कोर्ट बनाया गया था जिसको बोला जाता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1935 आया तो उस समय पे फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। तो यही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो था, इसको किसने रिप्लेस कर लिया था? इसको रिप्लेस कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और कब रिप्लेस किया था, कब बना था सुप्रीम कोर्ट? 28 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को जब रिपब्लिक डे आता है, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था? हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को इन्फोर्स किया था, लागू करवाया था। तो उसी के 2 दिन बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था वो बन गया था। क्या सुप्रीम कोर्ट पहले से एग्जिस्ट करता था?
नहीं, पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उसकी जगह पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था जो ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया था। बट जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो उसके बाद हमने क्या किया था, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कर लिया था 28 जनवरी 1950 को। तो आगे देखिए, अब ये आता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपको कोई छोटा कोर्ट या कोई भी कोर्ट है जो वो सज़ा दे रहा है, किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट आ रही है, तो उसके लिए आपको भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी मिलेगी। जैसे कि अगर आप सेंटर के लेवल पे बात करो तो सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद आता है हाई कोर्ट, एंड देन उसके बाद आते हैं हमारे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए। तो मान लीजिए, या कोई भी लोक अदालत हो गई, फैमिली कोर्ट्स हो गए, कैसे भी ट्रिब्यूनल्स हो गए, तो अगर उस कोर्ट में आपको सज़ा मिलती है तो आप क्या करते हो? अगर आपको यहाँ पे कोई पनिशमेंट मिली और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहाँ पे अपील करोगे? हाई कोर्ट में। अगर आपको हाई कोर्ट के भी फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप कहाँ पे अपील करोगे? सुप्रीम कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट के बाद आप और किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट ही सबसे ऊपर का कोर्ट है जहाँ पे जाके आप अपनी अपील फाइल कर सकते हो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दे दी तो आपको वो सज़ा माननी ही पड़ेगी। हाँ, अब आप बोलो कि मैम पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसका क्या? अरे वो दैट आर नॉट कोर्ट्स, वो कोर्ट तो नहीं है, वो तो इस देश के हेड हैं या वो किसी राज्य के हेड हैं, तो उसके लिए उनके पास ये पावर्स हैं, माफ़ करने की शक्तियां हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि सारे के सारे कोर्ट से किसी व्यक्ति को सज़ा मिल जाती है। यानी उसके बाद अब कोई भी कोर्ट नहीं बचता अपनी अपील फाइल करने के लिए। तो एट लास्ट उसको अपनी सज़ा माफ़ करवाने के लिए एक ऑप्शन मिलता है कि वो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं या गवर्नर के पास, ठीक है। बट वो कोर्ट तो नहीं है कोई, कोर्ट तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही है जिसके बाद आप अपील कर सकते हो। क्या इसके बाद कोई कोर्ट बचता है जहाँ पे जाके आप अपील कर सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे आता है इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन में देखिए सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, क्या क्या होता है, उसकी एक बार आप स्ट्रेंथ देखिए, कंपोजिशन देखिए। तो एट प्रेजेंट आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हैं एट प्रेजेंट। यानी आज की डेट में एट प्रेजेंट कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 जजेस हैं, जिसमें से जो 33 जजेस हैं वो अदर्स हैं, प्लस एक जो है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य जज, भारत का मुख्य जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 33 जजेस और, यानी टोटल 34 जजेस हैं जो स्ट्रेंथ है आज। ये स्ट्रेंथ कब चेंज की गई थी? क्या इससे पहले कितनी स्ट्रेंथ थी? इससे पहले अगर आप बात करें तो 2019 में कितनी स्ट्रेंथ थी? 31 जजेस होते थे, ठीक है। 2019 में कितना होता था? 31 जजेस होते थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस था और 30 जो थे वो अदर जजेस थे, यानी 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 30 अदर जजेस, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो पास किया गया और 31 जजेस से 34 जजेस हो गए थे। कब हो गए थे? 2019 में, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट पास किया, नंबर ऑफ जजेस एक्ट पास किया 2019 में। तो क्या था? 2019 तक टोटल जजेस की स्ट्रेंथ थी 31, इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 30 अदर जजेस।
2019 में एक्ट पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 2019। उसके बाद जो स्ट्रेंथ थी वो 31 से कितनी हो गई, 34। यानी आज की डेट में टोटल 34 जजेस हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 बाकी जजेस हैं। और जब हमारा संविधान बना था ओरिजिनली, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था 28 जनवरी 1950 को, तो उस समय पे कितने टोटल जजेस थे, तो उस समय पे टोटल जजेस थे 8 जजेस, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था प्लस बाकी के 7 अदर जजेस थे। तो जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था तो उस समय पे 8 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस, और आज की डेट में टोटल 34 जजेस हैं, 33 अदर्स प्लस एक 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट आती है अपॉइंटमेंट। अब इन जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है, बड़े ही ध्यान से सुनना आप सभी ने। ओके, नेक्स्ट अब देखिए अपॉइंटमेंट। अब ये जो जजेस होते हैं इनको अपॉइंट किस प्रकार से किया जाता है, इनको चुना कैसे जाता है। तो अपॉइंटमेंट में देखिए, अपॉइंटमेंट में अब एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 33 है जो वो अदर जजेस हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज, कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बट किससे कंसल्ट करने के बाद, बाकी जजेस से, या तो हाई कोर्ट के या सीनियर मोस्ट जजेस बाकी जजेस से कंसल्ट करने के बाद। ठीक है, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। किससे कंसल्टेशन करने के बाद, विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी। जो भी उसको लगता है कि इस जज से मैं सलाह ले सकता हूँ, एडवाइस ले सकता हूँ, इनको मैं कंसल्ट कर सकता हूँ, तो उन जजेस से कंसल्ट करने के बाद वो क्या करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कब अपॉइंट करता है, आफ्टर कब अपॉइंट करता है, आफ्टर कंसल्टेशन विद कौन से जजेस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी। यानी जो भी उसको ज़रूरी लगे, जो भी जज उसको लगे कि इस जज से मुझे कंसल्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज है, डजेंट मैटर। प्रेसिडेंट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज से कंसल्ट करके किसको अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो कौन अपॉइंट करता है, बाय प्रेसिडेंट। किससे कंसल्टेशन करने के बाद, आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट आता है अब जो बचे हुए बाकी जजेस हैं। तो बाकी जो जजेस हैं, अदर जजेस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब बाकी जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, बाकी जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। बट आफ्टर कंसल्टेशन विद किससे कंसल्ट करके, किससे बात करके वो बाकी जजेस से भी मतलब कि बाकी जजेस को अपॉइंट करेगा। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किससे कंसल्ट करके, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी। अब जो बाकी जजेस है, अदर जजेस इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद, पहली बात इनको जब अपॉइंट करेगा तो इनसे तो कंसल्ट करेगा ही करेगा, विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ, और बाकी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी। तो जब बाकी जजेस को अपॉइंट करेगा, सपोज मान लीजिए ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये है बाकी जजेस, तो जब इनको अपॉइंट करेगा
तो तब तो इनसे एडवाइस लेगा, इनसे कंसल्ट करेगा, प्लस कुछ हाई कोर्ट के जजेस से। जब इनमें से किसी एक को अपॉइंट करेगा तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा। इनमें से भी किसी जज को कंसल्ट कर सकता है, प्लस हाई कोर्ट के किसी भी जज को कंसल्ट कर सकता है, जिसको भी वो चाहे। तो अदर जजेस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वो भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किससे कंसल्ट करने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, पहली बात। दूसरी बात, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी, जो भी उसको इम्पॉर्टेंट लगता है। अब दूसरी बात देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को कि आपको कौन सा जज अपॉइंट करना है, क्या वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, तो इसका आंसर है यस। जो भी एडवाइस चीफ जस्टिस देगा वो बाइंडिंग है। तो इसका मतलब जो कंसल्टेशन सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना है बाकी जजेस को अपॉइंट करते वक्त, ये ऑब्लिगेटरी है। इसका मतलब कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑब्लिगेटरी। तो जब आप इन लोगों को अपॉइंट कर रहे हो मिस्टर प्रेसिडेंट, तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना है। क्या आपके पास कोई चॉइस है? नो, यू डोंट हैव एनी चॉइस, दैट इज ऑब्लिगेटरी, यू हैव टू कंसल्ट इट। अब क्या कंसल्ट करके आपकी अपनी मर्जी है कि उसकी कंसल्टेशन को मानना या नहीं मानना? नो, आपकी अपनी मर्जी नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट, जो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला दैट इज बाइंडिंग ऑन यू। तो इसका मतलब जो एडवाइस होगी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, वो बाइंडिंग होगी, आपको वो बात माननी ही पड़ेगी। सो दैट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो अब देखिए, अब अगर प्रेसिडेंट को इन व्यक्तियों को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेगा वही प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा इनको अपॉइंट करते वक्त। तो क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सोल ओपिनियन है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में वैसा ही होगा? ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको भी पहले कंसल्ट करना पड़ता है एट लीस्ट 4 जजेस से। तो पहले उनका एक कॉलेजियम होता है 4 जजेस का, उनको कंसल्ट करना पड़ता है। जो भी वो आपस में डिसाइड करेंगे वो डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को बताता है और प्रेसिडेंट फिर आगे वो काम अकॉर्डिंगली करता है। तो इसका मतलब जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ टू कंसल्ट एट लीस्ट 4 जजेस, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉलेजियम। तो कहने का मतलब ये है कि ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट इट्स सोल ओपिनियन। तो इसका मतलब वो उसका सोल ओपिनियन नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर बोल दिया तो वो उसका खुद का ही ओपिनियन है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आगे से कंसल्ट करेगा। तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इन व्यक्तियों को अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो सबसे पहले 4 जजेस का कॉलेजियम बैठेगा। वो एट लीस्ट जो 4 जजेस होंगे, एक्चुअली एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, बाकी एट लीस्ट 4 जजेस का कॉलेजियम बैठेगा। वो 4 जजेस जो भी इसको एडवाइस करेंगे तो वो एडवाइस पहले वहाँ पे इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कॉलेजियम में। अगर इनमें से 2 जजेस ने भी बोल दिया, मान लीजिए किसी ए जज को अपॉइंट करना है, तो
इनमें से अगर किसी 2 जजेस ने भी बोल दिया कि नहीं हमें ए को अपॉइंट नहीं करना है, तो ए जज अपॉइंट नहीं होगा। जो भी ओपिनियन होगा इसमें से सभी जजेस को क्या करना पड़ेगा, अग्री करना पड़ेगा कि क्या आप चाहते हो कि ए जज अपॉइंट हो। तो अगर यहाँ पे सभी जज बोलेंगे कि यस हम चाहते हैं कि ए जज अपॉइंट हो, तभी इनका जो फैसला है वो माना जाएगा कि यस इन्होंने फैसला ले लिया। अगर इनमें से 2 भी कोई एडवर्स डिसीजन लेते हैं कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं है, तो वो इनका फैसला नहीं माना जाएगा, वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी। सबका ओपिनियन होना चाहिए। जब ये सभी सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी बात किसको बताएगा, प्रेसिडेंट को बताएगा, और प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपस में कंसल्ट करेंगे। जब इन्होंने कंसल्ट कर लिया उसके बाद जो जज होगा वो क्या हो जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा, तब उस जज को अपॉइंट किया जाएगा। इसका मतलब जो ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो उसका सोल ओपिनियन नहीं है। उसने पहले 4 सीनियर मोस्ट जजेस से एटलीस्ट क्या किया है, अपना जो डिस्कशन है वो किया है और फिर ही अपना ओपिनियन दिया है। अब देखिए इन सब बातों से ये एक चीज़ पता लग रही है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस खुद ही कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो रही है तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ रहा है बाकी जजेस से। अगर बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ रहा है चीफ जस्टिस से, जो फर्दर डिस्कस करके आता है 4 आगे सीनियर मोस्ट जजेस से। तो इसका मतलब जितनी भी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस में सुप्रीम कोर्ट में होती है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हो चाहे वो बाकी जजेस की हो, तो वो खुद सारे जजेस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे आप एक मतलब समझ रहे हो कि आपके माइंड में वही बात आ रही है, कौन सी वाली, इंडिपेंडेंस वाली, क्योंकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट्स करनी है, अगर उन्होंने कोई रिमूवल करनी है, तो उनकी खुद की प्रेजेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बाहर वाला लेजिस्लेचर आके या बाहर वाली एग्जीक्यूटिव बॉडीज आके उनको रिमूव ऐसे ही या उनको अपॉइंट ऐसे ही नहीं कर सकती। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनका रिमूवल, उनका अपॉइंटमेंट उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, उन्हीं से कंसल्ट करके किया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा हुआ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2014 में, ठीक है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2014 में। तो उस समय पार्लियामेंट ने ना एक कमीशन बना दिया। कमीशन का नाम था नेशनल जुडिशियल, ध्यान से देखना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यानी इसके नाम से क्या पता लग रहा है कि ये कमीशन अब क्या करेगा, जो जजेस है उनकी अपॉइंटमेंट करेगा, एनजैक। तो ऐसा एक कमीशन तैयार कर दिया पार्लियामेंट में कि ये कमीशन अब क्या करेगा, जितनी भी जुडिशियल पोस्ट हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चाहे बाकी जजेस की, उसकी अपॉइंटमेंट करेगा ये वाला कमीशन, एनजैक। क्या ये सही है? नो। क्यों नहीं सही? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अरे उसकी जो अपॉइंटमेंट होंगी उसमें उसके खुद के जो जजेस हैं वो हिस्सा लेंगे। अगर आप चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो बाकी जजेस से प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप बाकी जजेस की अपॉइंट कर रहे हो तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा, उनकी बात भी आपको माननी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर आप उनमें से किसी की भी अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो उन सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो आपने तो यहाँ पे एक कमीशन ही अलग से सेट कर दिया कि आपकी अपॉइंटमेंट ये वाला कमीशन करेगा, तो ये तो उनका जो इंडिपेंडेंट नेचर है उसको वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोल दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आप बात कर रहे हो ना मिस्टर, ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और आप हमारी इंडिपेंडेंस को ही खराब कर रहे हो। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहे हो, तो आपकी ये जो बात है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम मानते हैं। तो ये जो एनजैक आपने बनाया है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इसको हम खारिज करते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं। तो आज भी जो अपॉइंटमेंट होती है वो किस मेथड से होती हैं, इसी मेथड से होती हैं जो हमने अब तक डिस्कस किया है। तो आई होप आपको सारा का अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट आती है क्वालिफिकेशन। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए उसको देख लीजिए। तो क्वालिफिकेशन हो गई, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो क्या होना चाहिए, वो सिटीजन होना चाहिए भारत का। तो ये एक ऑब्लिगेटरी कंडीशन है कि उस व्यक्ति को भारत का सिटीजन होना पड़ेगा। सेकंड जो कंडीशन आती है वो ये आती है दैट ही शुड हैव बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, यानी 5 साल के लिए या तो वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। तो या तो वो जज रहा हो सुप्रीम हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, या फिर वो 10 साल के लिए एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का, या फिर वो क्या हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की नज़र में वो क्या हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को लगे कि इसने कुछ अलग काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है इस फील्ड में, तो वो क्या हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर ये कंडीशंस को वो फॉलो करता है तो उसका मतलब कि वो जो व्यक्ति है वो एलिजिबल बनता है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, शुड हैव बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज हो, या फिर वकील हो, एडवोकेट हो 10 साल के लिए हाई कोर्ट का, या फिर वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट की नज़र में, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसमें आती है ओथ। अब जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ओथ कौन सब्सक्राइब करता है, कौन एडमिनिस्टर करता है, तो कौन होगा वो, प्रेसिडेंट। तो ओथ इनको सब्सक्राइब की जाती है बाय प्रेसिडेंट। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो ही क्या करते हैं, इनको ओथ सब्सक्राइब करते हैं, इनको ओथ एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है टेन्योर। अब टेन्योर, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कितने समय के लिए अपनी पोस्ट पर बैठेंगे, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ खास मेंशन नहीं है, बट ऐसा है कि जब तक वो 65 ईयर्स ऑफ एज तक नहीं, यानी कि 65 ईयर ऑफ एज तक जब वो हो जाएंगे तब वो रिटायर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कब तक अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं, होल्ड द पोस्ट until they attain the age of 65 years। यानी जो टेन्योर होगा वो क्या होगा, वो अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगे, कब तक होल्ड करेंगे, until they attain the age of 65 years। जब तक वो 65 years के होंगे तब तक वो अपनी पोस्ट को होल्ड करके रख सकते हैं, अपनी पोजीशन पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा और जो कोई भी क्वालिफिकेशंस होंगी रिलेटेड टू द टेन्योर ऑफ द सुप्रीम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो कौन डिसाइड करेगा, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। सो जो उनकी वो अपनी पोस्ट को कब तक होल्ड करेंगे, जब तक वो 65 ईयर ऑफ एज तक नहीं हो जाते। जब वो 65 ईयर ऑफ एज के हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसके रिलेटेड जो अदर प्रोविजंस होंगी, इसी से रिलेटेड वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कब तक अपनी पोस्ट पे बैठेंगे, 65 ईयर ऑफ एज तक। उसके अलावा जो भी इसका डिसीजन लिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा। अगर ये चाहें तो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो अगर ये रिज़ाइन करेंगे तो अपनी रेजिग्नेशन किसको देंगे, किसको लिख के ये रिज़ाइन करेंगे, कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो रेजिग्नेशन भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही देंगे। तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, ये अपनी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को ही रेजिग्नेशन देंगे। इनकी टेन्योर की बाकी प्रोविजंस भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। तो अब इनको रिमूव भी किया जा सकता है अपनी पोस्ट से।
ठीक है, या तो ये 65 ईयर ऑफ एज के हो जाएंगे और रिटायर कर जाएंगे, या फिर ये रिज़ाइन कर देंगे, किसको लिख के, प्रेसिडेंट को, या फिर तीसरा तरीका है इनको अपनी सीट से उठाने का, वो है रिमूवल का। और इनकी जो रिमूवल प्रोसेस होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। क्या हमने ये वर्ड पहले पढ़ा हुआ है, महादोष, इम्पीचमेंट? तो यस, हमने ये वर्ड पहले किया हुआ है। जब प्रेसिडेंट की रिमूवल प्रोसेस थी उसको भी इम्पीचमेंट बोला जाता था, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिमूवल प्रोसेस है उसको भी इम्पीचमेंट बोला जाता है। और जो रिमूवल है वो किसके द्वारा की जाती है, वो भी की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। बट क्या आपका सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है? जी हाँ जी, इंडिपेंडेंट ऑफिस है। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफिस है तो क्या जब भी प्रेसिडेंट चाहेगा वो जजेस को हटा देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। उनके पास तो अपना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा। दे डज नॉट होल्ड द ऑफिस टिल द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो फिर उनको प्रेसिडेंट कैसे रिमूव करेगा? अरे प्रेसिडेंट रिमूव करेगा जब अच्छा खासा रेजोल्यूशन, एक अच्छा खासा प्रोसेस फॉलो होगा। वो फॉलो होने के बाद ही प्रेसिडेंट उन जजेस को रिमूव कर पाएगा, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। आपका जब मन चाहा आप उनको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। तो कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा? तो उस प्रोसेस को देख लीजिए। तो जो प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसको एक बार ध्यान से देखिए। तो इसको आप लिख सकते हो रिमूवल प्रोसेस, या फिर इसको आप लिख सकते हो इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इम्पीचमेंट या उनका रिमूवल। तो वो किस प्रकार से होता है उसको देखिए एक बार। तो जो रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उसके लिए सबसे पहले कौन रिमूव करता है उनको? बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, ठीक है। जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, ठीक है। अच्छा, कौन से ग्राउंड पर रिमूव करता है? आप कब रिमूव करोगे आपके जज को? आपको कब लगता है कि आपको आपके जज को रिमूव कर देना चाहिए? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कौन से ग्राउंड्स पे? अगर आपका जज पहली बात मिसबिहेव कर रहा है, मिसबिहेवियर है उसका, यानी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, यानी एब्सेंट रहना या अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म ना कर पाना। तो अगर आपका जज मिसबिहेव कर रहा है, पहली बात। दूसरा बात, अगर आपका जज इनकेपेबल है, इनकैपेसिटी, तो अगर आपका जज इनकेपेबल है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकैपेसिटी एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आप आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हो। रिमूव करेगा प्रेसिडेंट, क्या ऐसे ही रिमूव कर देगा? नहीं, ऐसे ही नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफिस है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? अब प्रोसेस देखिए। जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ या प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो इनिशिएट किया जाता है, अगर तो लोकसभा में इनिशिएट किया जाएगा, तो अगर उस प्रोसेस को लोकसभा में शुरू किया जाएगा तो वहाँ पे कम से कम 100 मेंबर के साइन होने चाहिए। उस अगर तो लोकसभा में शुरू होता है तो 100 मेंबर के साइन होने चाहिए उस रिमूवल प्रोसेस में। अगर वो प्रोसेस राज्यसभा में स्टार्टिंग होती है उसकी, तो 50 मेंबर के साइन होने चाहिए उस प्रोसेस पे। तो इसका मतलब अगर तो जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस है वो लोकसभा में शुरू होता है तो 100 लोग पहले 100 MPs उस पर साइन करेंगे। अगर वो प्रोसेस राज्यसभा में शुरू होता है तो 50 पर्सन्स उस पर साइन करेंगे। तो इसका मतलब जो साइंड बाय 100 members in case of Lok Sabha and 50 members in case of राज्य सभा, ठीक है। तो अगर वो प्रोसेस की इनिशिएशन होती है, यानी यहाँ पे स्टार्ट होगा, इसका इनिशिएशन होगा, तो अगर आपके प्रोसेस की इनिशिएशन हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, तो वो साइन किया जाएगा 100 मेंबर्स का लोकसभा में
और 50 मेंबर्स का राज्यसभा में। उसके बाद जब मान लीजिए अगर लोकसभा में शुरू हो गया तो लोकसभा में 100 मेंबर्स ने साइन करके दे दिया कि हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक्स जज है उसको रिमूव करना है, कोई एक्स जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको रिमूव करना है। तो लोकसभा में 100 लोगों ने साइन करके किसको दे दिया, स्पीकर को दे दिया। अब आके स्पीकर की ये मर्जी है, स्पीकर पे ये डिपेंड करता है कि क्या उसको वो जो रिमूवल प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो क्या किया जाएगा, अब ये जो प्रोसेस है ये किसको सबमिट किया जाएगा, सबमिटेड टू किसको, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर को सबमिट किया जाएगा, अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा को के चेयरमैन को सबमिट किया जाएगा। अब इनके ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। नाउ ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। तो ये इनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, सबमिटेड टू स्पीकर एंड चेयरमैन टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। तो वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए लोकसभा के स्पीकर ने रिमूवल प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे भी लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोई एक्स जज है उसको रिमूव करना चाहिए। तो फिर वो स्पीकर एक्स क्या करेगा, 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा, ठीक है। और वो 3 मेंबर उसमें कौन कौन से होंगे ये देखिए। तो इफ़ एक्सेप्टेड, अगर उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यस हमें भी लगता है कि उसको रिमूव करना चाहिए एक्स जज को, तो वो क्या करेंगे, 3 मेंबर कमेटी को सेटअप करेंगे। कमेटी विल बी सेट अप। अब उस 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा, अरे भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर अपॉइंटमेंट के वक्त जो बाकी जजेस हिस्सा ले रहे हैं तो रिमूवल के वक्त भी बाकी जजेस हिस्सा लेंगे। तो इसका मतलब अगर स्पीकर को लगता है कि यस मुझे भी लग रहा है, या चेयरमैन को लगता है कि हमें भी लग रहा है कि इसको रिमूव कर देना चाहिए एक्स जज को, तो वो 3 मेंबर की कमेटी बिठाएंगे। और उस 3 मेंबर वो कौन कौन से होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उसमें, और अदर सीनियर मोस्ट जज हो सकता है, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है या मान लो इम्पीचमेंट ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हो रही है तो जो बाकी सीनियर मोस्ट जज है वो आ सकता है इसमें। इसके अलावा आ सकता है चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का जो जज है वो भी इसमें आ सकता है। जज भी नहीं है आप बोल सकते, आप इसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही बोल सकते हो, चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर सीनियर मोस्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होगा वो क्या करेगा, वो इसमें पार्ट लेगा, वो यहाँ का हिस्सा बनेगा। और इसके अलावा जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, अब डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट क्या होता है, देखिए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कोई ऐसा उसने कोई जज नहीं रहा होता या कोई एडवोकेट नहीं, ऐसा पर्सन होता है जो प्रेसिडेंट की नज़र में जो ऐसा व्यक्ति जिसने जुडिशरी की फील्ड में काफ़ी अच्छे काम किए हों, तो वो होता है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये 3 पर्सन की कमेटी सेटअप की जाती है। अगर तो प्रोसेस देखिए लोकसभा में शुरू हुई है तो 100 लोगों ने साइन किया, अब वो किसके पास गया, स्पीकर के पास गया। स्पीकर को अगर लगता है कि मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, अगर उसको लगता है कि मुझे रिजेक्ट करना चाहिए तो वो रिजेक्ट कर लेता है। अब अगर उसने वो रिमूवल प्रोसेस एक्सेप्ट कर लिया तो वो 3 मेंबर की कमेटी को सेटअप करेगा। वो 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा, उस 3 मेंबर कमेटी में सारे मेंबर जुडिशरी के ही होंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर सीनियर मोस्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये तीनों मेंबर क्या करेंगे, अब पूरी इंक्वायरी करेंगे। अब इनका काम क्या होगा, इंक्वायरी करना कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगे हैं मिसबिहेवियर के या इनकैपेसिटी के, जिसकी वजह से उसको रिमूव करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, क्या वो जायज़ हैं या नहीं, क्या वो सही है या गलत है। अगर इन्होंने इंक्वायरी कर ली और इंक्वायरी के बाद भी वो एक्स जज गिल्टी प्रूव होता है, सो अगर इफ़ आफ्टर इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी के बाद जज इज़ प्रूव्ड टू बी गिल्टी,
तो जज गिल्टी प्रूव्ड हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अब राज्यसभा और लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से ये चीज़ को पास करवाया जाएगा कि हाँ जी एक्स जज गिल्टी प्रूव हो चुका है, कमेटी ने ये फैसला दे दिया कि एक्स जज गिल्टी है, उसने गलती की है, उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये जो रिमूवल प्रोसेस है, ये रेजोल्यूशन है, ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाया जाएगा, यानी कि जज इज प्रूव्ड टू बी गिल्टी, देन रेजोल्यूशन is to be passed with special majority। तो स्पेशल मेजॉरिटी से क्या होगा, वो पास करवाया जाएगा कहाँ पे, इन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से वो सारा का सारा जो रेजोल्यूशन है वो पास करवाया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, लास्ट में प्रेसिडेंट का ऑर्डर आएगा, और प्रेसिडेंट के ऑर्डर आने के बाद जो जज होगा वो क्या हो जाएगा, इज़ इम्पीच्ड, वो अपनी सीट से इम्पीच हो जाएगा, उसको अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। सो एक बार फिर से पूरी प्रोसेस को देख लीजिए। तो जो इम्पीचमेंट होती है या रिमूवल होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिमूवल प्रोसेस है उसको इम्पीचमेंट बोला जाता है। उसकी इम्पीचमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन कौन से ग्राउंड पर करता है, अगर उस जज ने कोई मिसबिहेव किया है या वो इनकेपेबल है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब उसकी जो रिमूवल है वो करेगा तो प्रेसिडेंट, क्या वो जब मन चाहे तब उसकी रिमूवल कर सकता है, तो इसका आंसर है नो। नो क्यों है सर, अरे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसमें आप उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है, आप अपनी मर्जी से उनको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ये जो प्रोसेस है रिमूवल प्रोसेस, अगर वो लोकसभा में पास होती है, शुरू होती है, तो वहाँ पे 100 मेंबर साइन करके देंगे। अगर वो राज्यसभा में शुरू होती है तो वहाँ पे 50 मेंबर साइन करके देंगे। ये रेजोल्यूशन, ये जो रिमूवल प्रोसेस है, ये साइन होने के बाद लोकसभा वाले अपने स्पीकर को देंगे, अगर राज्यसभा वालों ने स्टार्ट किया तो वो अपने चेयरमैन को देंगे। अब ये दोनों है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। अब इन्होंने देखना है कि उस प्रोसेस को उन्होंने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, 3 मेंबर की कमेटी बिठाएंगे और बोलेंगे कि आप इंक्वायरी करो जी उस जज के खिलाफ, उस जज के खिलाफ हमारे घर में तो रिमूवल प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो आप इंक्वायरी कीजिए क्या वो सच में गिल्टी है या ऐसे ही प्रोसेस शुरू हो गया। तो वो 3 मेंबर की जो कमेटी होगी उसमें कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, या फिर कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट को लगता हो। तो इन 3 मेंबर की कमेटी ये क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी। अगर इनको भी लगता है कि जी हमारा जो जज है उसने गलती की है, उसको रिमूव करना ही पड़ेगा, तो फिर फाइनली क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी से, और उसके बाद अगर ये पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपना ऑर्डर इशू करेगा और जो जज है उसको रिमूव कर देगा। क्या भारत में कभी भी कोई जज को इम्पीच किया गया है आज तक, तो इसका आंसर है नो। तो इसका आंसर है नो। एक बार इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो इसका आंसर है नो। तो नो जज हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, आज तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया। तो क्या है इसका आंसर, नो जज हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। आज तक हमने किसी भी जज को रिमूव नहीं किया, किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ओके, सो नो जज हैज़ बीन इम्पीच सो फार, आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया। तो एक जज थे ई रामास्वामी। ई रामास्वामी
ये जो जज थे 1991 से लेके 93 तक रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे ई रामास्वामी 1991 से 1993। हमने भारत में आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया, रिमूव नहीं किया, बट हाँ एक ऐसे जज हैं जिनके खिलाफ ये प्रोसेस शुरू हुआ था और वो जज थे ई रामास्वामी। ई रामास्वामी के खिलाफ ये जो शुरुआत हुई थी प्रोसेस की, जो कमेटी की स्टेज थी, तो कमेटी ने भी इंक्वायरी करने के बाद उनको गिल्टी प्रूव कर दिया था। बट जब ये रेजोल्यूशन पास होना था लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा में ये चीज़ डिफीट हो गई थी। लोकसभा वालों ने वोटिंग नहीं की, लोकसभा वालों ने बोला कि हम इस जज को रिमूव नहीं करना चाहते। तो अगर उन्होंने स्पेशल मेजॉरिटी से उसको रिमूव ही नहीं किया तो वो जज रिमूव नहीं हुए। ठीक है, तो ई रामास्वामी को 1991 में 1993 में इम्पीचमेंट प्रोसेस इनके लिए स्टार्ट हुई थी, बट वो क्या हो गई थी, डिफीट हो गई थी इन लोकसभा में डिफीट हो गई थी, तो उसकी वजह से उनको भी इम्पीच नहीं किया गया था। तो आज तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। ओके, तो यहाँ तक ये सारा टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, अब देखिए कुछ इसमें आपको कुछ जजेस के बारे में बस एक दो डेफिनेशंस हैं या थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक तो आते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे वैकेंसी आती है तो उनको फिल करने के लिए जो व्यक्ति वहाँ पे बैठेगा उसको बोलेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरे आते हैं हमारे एडहॉक जजेस, ये भी टेम्पररी जजेस होते हैं। ठीक है, और तीसरे जो आते हैं वो आते हैं हमारे रिटायर्ड जजेस। तो ये क्या होता है इसको बड़े अच्छे से देखना। देखिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे वो बोलेंगे कि अगर इन केस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो वेकेंट होती है, ठीक है, खाली हो जाती है, या फिर वो एब्सेंट हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, या फिर वो इनकेपेबल हैं, अपना काम नहीं परफॉर्म कर पा रहे, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में वो इनकेपेबल है, इनकैपेसिटी है उनकी, तो इन सभी तीनों कारणों की वजह से अगर उनकी सीट खाली होती है तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि उनकी सीट को फिल कर सके। तो उसके लिए वो किसी भी एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, किसी भी बाकी जजेस में से एक जज को अपॉइंट करते हैं और उनको क्या करते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देते हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट खाली होगी तो आप उस सीट को जाके कवर कर लीजिए। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट may appoint any other judge, बाकी किसी भी जज को एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। बाकी किसी भी जज को कब अपॉइंट कर सकते हैं, जब उनकी सीट पे वैकेंसी आ जाए, जब वो एब्सेंट हो जाए या फिर वो इनकेपेबल हों अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट जो आती है वो आती है एडहॉक जजेस। तो एडहॉक जजेस कौन से होते हैं, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं हो रहा, कोरम मैंने आपको पहले भी बोला था कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट हों किसी मीटिंग को होल्ड करने के लिए। अब इतने कम अगर मेंबर आ रहे हैं कि आप मीटिंग ही नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपका कोरम पूरा नहीं है। तो अगर आपका कोरम पूरा नहीं है, आपको मीटिंग्स को होल्ड करने के लिए ज़्यादा जजेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, तो आपको उस समय क्या करना है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेंगे, उनका कंसेंट लेंगे। उसके बाद वो किसी भी देश में से किसी भी हाई कोर्ट के पास जाएंगे, उसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होंगे उससे बात करेंगे कि सर बात ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोरम पूरा नहीं हो रहा, हमसे मीटिंग्स नहीं हो पा रही, तो क्या हम आपके किसी जज को थोड़े टाइम के लिए ले सकते हैं। वो बोलते हैं हाँ जी ले सकते हो।
तो उसलिए वो जो जज होगा वो बोल रहे हैं कि आप क्या दोगे हमारे जज को, वो बोल रहे हैं कि जब तक वो हमारे लिए काम करेगा ना, जब तक वो जज हमारे बीच में बैठे होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही माने जाएंगे, उनको वही प्रिविलेजेस, वही सैलरी, वही अलाउंसेस, सब कुछ मिलेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है। तो इसका मतलब अगर आपका कोरम पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, सो टू मेंटेन द कोरम, कोरम को मेंटेन करने के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो क्या करेंगे, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से पहले कंसेंट लेके, प्रेसिडेंट से परमिशन लेके, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट किसके पास जाएंगे, किसी भी देश के हाई कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। एंड आफ्टर कंसल्टिंग, किसी भी देश के हाई कोर्ट के पास गए, ठीक है, मान लीजिए वो गए पंजाब के हाई कोर्ट के पास, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के पास, तो उनके चीफ जस्टिस के पास जाएंगे आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे और बोलेंगे कि क्या हम आपके किसी जज को अडहॉक जज बना सकते हैं, थोड़े समय के लिए हमारा जज बना सकते हैं। तो टू मेंटेन द कोरम, कोरम को मेंटेन करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कंसेंट से और किससे कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट क्या करेंगे, कैन अपॉइंट एनी जज ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के जज को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं एज अडहॉक जज। कितने समय के लिए, फॉर शॉर्ट पीरियड, थोड़े से समय के लिए, जब तक उनका कोरम पूरा नहीं हो रहा। जब उनके जजेस आ जाएंगे तब वो उनको अपने घर पे, अपने हाई कोर्ट में भेज देंगे। जब तक उनकी कोरम नहीं पूरा हो रहा, बस आपको तब तक यहाँ पे रहना है और जब तक आप हमारे साथ हो ना, तब तक आपको हमारी सारी प्रिविलेजेस मिलेंगी जो हमें मिल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिटायर्ड जजेस। अब रिटायर्ड जजेस का क्या मतलब है, अब अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो किसी अडहॉक जज को ले, यानी कि क्या करे, किसी हाई कोर्ट के पास जाए और उनके किसी जज को ले ले, या फिर उसके पास ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जो जज रिटायर हो चुके हैं या हाई कोर्ट के ही जो जज रिटायर हो चुके हैं, जो अपने घर पर फ्री बैठे हुए हैं, तो उनकी अगर ज़रूरत पड़े तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उनको भी थोड़े समय के लिए हाई कोर्ट में बुला सकते हैं। बट उसके लिए भी इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले प्रेसिडेंट की और फिर उस जज की जिसको वो बुलाना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रीवियस कंसेंट, किसकी प्रीवियस कंसेंट से, ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की प्रीवियस कंसेंट से, ठीक है, एंड परमिशन ऑफ दैट जज, और उस जज की परमिशन से, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, कैन अपॉइंट एनी रिटायर्ड जज, कैन अपॉइंट रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होकर घर पे बैठा हुआ है और हाई कोर्ट का अगर कोई जज रिटायर होकर घर पे बैठा हुआ है और वो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है जो कि क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ऐसे नहीं कि कोई हाई कोर्ट का जज 1 साल के लिए रहा और फिर वो घर पे बैठ गया और फिर आप उसको रिटायर्ड जज अपॉइंट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। वो व्यक्ति क्वालिफाइड होना चाहिए, किसके लिए, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, यानी कम से कम उस व्यक्ति ने 5 साल तो वो जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, हाई कोर्ट का, सॉरी। तो इसका मतलब वो अपॉइंट कर सकते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को कब करेंगे, इफ ही इज ड्यूली क्वालिफाइड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनको अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेंगे, फिर परमिशन लेंगे उस जज की और फिर अपॉइंट कर सकते हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को, कैसे, एज रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कितने समय के लिए, फॉर टेम्पररी पीरियड, थोड़े ही समय के लिए, फॉर टेम्पररी पीरियड,
जितने समय के लिए उनको ज़रूरत है। तो इसके साथ आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो हम पार्ट टू में करेंगे। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के टॉपिक्स बहुत बहुत लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छी तरीके से समझना है। हम भी अपने तरफ से 100% कर रहे हैं कि आपका एक भी एस्पेक्ट इसमें ना छूटे। थैंक यू सो मच।